Hey friends, good evening again. Now we will see क्वेश्चन नंबर 131 से लेके 140 तक के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 131 बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करेंगे। Study the following statements. Statement 1, levees are constructed parallel to river flow. Then statement number 2, spurs are constructed parallel to river flow. Then statement number 3, levees are constructed to transverse river flow. Then statement number 4, spurs are constructed to transverse to river flow. Okay, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको फिर से कंफ्यूजन करने के लिए स्पर्स लिखा है। स्पर्स, आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि स्पर्स एंड ग्रोएंस ये दोनों चीज़ एक ही है। ओके, तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट वीडियो में देखा कि स्पर्स और ग्रोएंस आर कंस्ट्रक्टेड टू ट्रांसवर्स रिवर फ्लोस। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 4 हमारा राइट है। उसके बाद और लेविस आर कंस्ट्रक्टेड टू रिवर फ्लो, तो हमारा स्टेटमेंट 1 राइट है। अब दूसरा स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं कि स्पर्स आर कंस्ट्रक्टेड टू पैरेलल, तो ये गलत है, पैरेलल नहीं होता, ट्रांसवर्स होता। और लेविस आर कंस्ट्रक्टेड ट्रांसवर्स, तो ये ट्रांसवर्स नहीं होती, पैरेलल होती है। तो यहाँ पे हमने आंसर तो फिक्स कर दिया है कि आंसर बी हमारा मैच होता है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट नंबर 4 हमारा मैच होता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने फिर से लिखा है कि ग्रोएंस और spurs are the structure that are constructed to transverse to river flow and extended from bank to river, और ये बैंक से लेकर रिवर चैनल तक एक्सटेंड की होती है। ओके, ये दूसरी चीज़ है। ट्रांसवर्स तो होती है और ये बैंक से लेके रिवर चैनल तक और एक्सटेंड की होती है। ओके, और ग्रोएंस में लेवी, डाइक, एम्बार्कमेंट, फ्लड बैंक, स्टॉप बैंक, ये सब उसके एग्जाम्पल है। उसके बाद एन इलोंगेटेड नेचुरली अक्रिंग रीड्स और आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड फील्ड और वॉल विच इज रेगुलेट वाटर लेवल्स, इट इज जनरली अर्थ एंड ऑफन पैरेलल टू रिवर फ्लो। ओके, तो ये हमारा 131 का डिटेल एक्सप्लेनेशन है हमारा। ओके, तो ये 131 में हमारा क्वेश्चन, हमारा आंसर आएगा बी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, और रिपेलिंग ग्रोएंस इज, ग्रोएंस का मतलब फ्रेंड्स जहाँ भी ग्रोएंस देखो तो साइड में आप कॉमा करके स्पर्स लिख ही देना है, क्योंकि तभी आपको क्या होगा, आपके माइंड में ये कंफ्यूजन दूर होगा कि स्पर्स और ग्रोएंस बोथ इज अ सेम थिंग्स, सेम चीज़ है ये, तो आपको तभी ये होगा। ऑप्शन ए, अब पॉइंटिंग अपस्ट्रीम, then pointing downstream, then C perpendicular to bank and D parallel to bank, तो ये pointing upstream है कि ग्रोएंस। उसके बाद 133, क्वेश्चन नंबर 133, a river training work is generally required when the river is aggrading type, degrading type, meandering type and A and B both। अब फ्रेंड्स रिवर ट्रेनिंग वर्क क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि एग्रेडिंग और डिग्रेडिंग दोनों से हमें रिवर को बचाना है, यानी कि सिल्टिंग और स्कोरिंग से हमें दोनों को, रिवर को बचाने के लिए जो हम ट्रेनिंग वर्क यूज़ करते हैं उसे हम रिवर ट्रेनिंग वर्क बोलते हैं। ओके, अब क्या है कि जनरली रिक्वायर्ड किस में है, तो मेंडरिंग में है। क्यों, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेंडरिंग क्या है, meandering river erode the sediment from the outer curve of each meander bend and deposit on an inner curve further downstream। ये क्या होता है, इस स्कोरिंग करने का काम करता है जनरली, और ये रिवर ट्रेनिंग वर्क हमें मेंडरिंग टाइप की रिवर में ही यूज़ रिक्वायर्ड, इसकी ज़रूरत पड़ती है। ओके, देन लेंथ एंड विड्थ मेंडरिंग आर प्रोपोर्शनल टू, तो मेंडरिंग में लेंथ एंड विड्थ आर प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन हमको दिए हुए हैं, इज प्रोपोर्शनल टू डिस्चार्ज,
then option B is proportional to under root discharge, then option C it is proportional to discharge raised to 2 by 3, and it is proportional to discharge raised to square, discharge discharge square. ओके, तो देन हमारा यहाँ पे आंसर आएगा फ्रेंड्स बी, डिस्चार्ज रेस्ड टू 1/2, दैट मीन्स अंडर रूट डिस्चार्ज. ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 135, अ रिवर बैंड इन एल्यूवियल सॉइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, river bend in alluvial soil in characterized by A, scoring on concave side, then silting on convex side, then C, scoring on a convex side and silting on a concave side, then scoring on a concave and silting on convex side. 135 क्वेश्चन नंबर है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है. यहाँ पे क्या है, आपको सिंपल चीज़ में आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स. स्कोरिंग, पहले तो स्कोरिंग का मतलब क्या होता है, इरोजन. इरोजन में क्या होता है, एक टाइप से खड्डा हो जाता है, और खड्डे को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव, क्योंकि खड्डा मीन्स एक केव हो गई. तो क्या किसकी निशानी है, केव की, यानी कि गुफा. केव का मतलब गुफा होता है. तो स्कोरिंग यानी इरोजन, इरोजन का मतलब खड्डा, और खड्डे का इंग्लिश वर्ड्स में हम देखेंगे तो गुफा, तो गुफा कॉनकेव हो गया. और देन ऑप्शन है सिल्टिंग. सिल्टिंग का मतलब क्या है, डिपॉजिट. सिल्टिंग, सिल्टिंग का मतलब है डिपॉजिट. डिपॉजिट का शेप कैसा रहता है, इस टाइप से रहता है. तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स. ओके, तो हमारा राइट आंसर है 135 में डी. डी इज अ राइट आंसर. ओके, अब दूसरी चीज़ है, सिलेक्ट the incorrect statements. Option A, intensive irrigation should be avoided in area susceptible to waterlogging, and option B, extensive irrigation should be adopted in area susceptible to waterlogging. Then option C, lift irrigation to increase the waterlogging. Then D, all of above. तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं यहाँ पहले बता देता हूँ कि मैं पहले मेरे खुद से तरीके से आपको बताऊँ कि इंटेंसिव इरिगेशन क्या होता है. इंटेंसिव में क्या होता है कि फ्रेंड्स, जो इंटेंसिव इरिगेशन होती है ना, उसकी डेप्थ कम होती है और पानी, इंटेंसिव इरिगेशन में डेप्थ ज़्यादा होती है और लेंथ कम होती है पानी की. यानी कि जो एरिया कवर होता है ना वो कम रहता है, पर उसकी डेप्थ ज़्यादा होती है पानी में. यानी कि ग्राउंड वाटर लेवल से वो ज़्यादा डेप्थ में रहता है, तो उसे इंटेंसिव इरिगेशन कहते हैं. अब क्या बोलता है, इंटेंसिव इरिगेशन शुड बी अवॉइडेड इन एरिया, हाँ वो एरिया को अवॉइड करता है, ससेप्टिबल टू वाटर लॉगिंग. ओके, यस सही बात है ये. ओके, ये करेक्ट है. ओके, फर्स्ट सेंटेंस करेक्ट, स्टेटमेंट करेक्ट है. उसके बाद एक्सटेंसिव इरिगेशन शुड बी अडॉप्टेड इन एरिया ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग. तो एक्सटेंसिव इरिगेशन का मतलब क्या है कि उसकी डेप्थ थोड़ी कम होती है, ग्राउंड लेवल से डेप्थ कम रहती है, पर वो एरिया ज़्यादा कवर करता है. तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी राइट है. उसके बाद लिफ्ट इरिगेशन इंक्रीज द वाटर लॉगिंग, तो ये चीज़ गलत है फ्रेंड्स. तो यहाँ पे सही आंसर सी आएगा. पर कैसे गलत है, लिफ्ट इरिगेशन में क्या होता है, ग्राउंड लेवल से हमारा पहला जो एक्वीफर रहता है, ये पहला जो एक्वीफर, बहुत सारे लेयर होते हैं, उसमें जो पहला एक्वीफर होता है उसमें से हम क्या करते हैं, वाटर को पंप आउट कर देते हैं. यानी कि लिफ्ट इरिगेशन में पंप से पानी को बाहर डिस्चार्ज करवाते हैं. तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो वाटर लॉगिंग होता है वो डिक्रीज होता है. वाटर लॉगिंग हमारा डिक्रीज होता है क्योंकि पानी को हम पंप आउट करवा देते हैं, इसलिए हमारा वाटर लॉगिंग डिक्रीज हो जाएगा. यहाँ पे लिखा है इंक्रीज वाटर लॉगिंग, तो दैट्स वाई इट इज़ अ रॉन्ग, it is an incorrect statement. That's why this is the right answer of question number 136. Okay, अब मैंने क्या लिखा है कि this is the cumulative measure when the process of water logging is start to lift irrigation should be introduced along with the canal irrigation when the water is pump out from top aquifer. यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये जैसे कि ये पहला एक्वीफर है, उसमें से वाटर को हम पंप आउट करेंगे. It dispose to water table and decrease to water logging area. ओके, तो इस टाइप से हम डिक्रीज करेंगे. उसके बाद है हमारा
क्वेश्चन नंबर 137, अ लैंड इज नोन एज वाटर लॉग्ड। लैंड क्या है? हमारी वाटर लॉग्ड है। तो क्या होता है? तो ऑप्शन ए, व्हेन द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड, ओके, देन when gravity drainage has ceased, then capillary fringe reach the root zone depth of plant, then ऑप्शन डी, नन ऑफ अबो। तो क्या होता है? वाटर लॉग्ड है। तो यहाँ पे दो केस बनते हैं फ्रेंड्स। एक तो आपको कन्फ्यूजन क्या रहती है कि जब भी आपका आपका पानी पूरा सेचुरेटेड हो जाता है, आपकी जो सॉइल पूरी सेचुरेटेड हो जाती है, तो वाटर लॉग्ड होता है। और उसके कारण जो क्या होता है कि पूरी सेचुरेटेड सॉइल हो जाने के बाद जो कैपिलरी फ्रिंज होते हैं ना, वो उसमें जो कैपिलरी फ्रिंज रीच एज द रूट जोन प्लांट। और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में क्या होता है? यहाँ पे पानी खत्म हो जाता है, इसलिए पानी की डेफिसिट ऑफ वाटर सप्लाई होता है। डेफिसिट ऑफ वाटर सप्लाई एट दैट परमानेंट परमानेंट लेयर, इट्स कॉल्ड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट एट द पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहेंगे कि वहाँ पानी एकदम ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है? सैचुरेटेड लेयर में पानी ज़्यादा आ जाने से वो जो वॉइड्स होते हैं ना, वो फुल्ली सैचुरेटेड हो जाते हैं। उसके कारण वाटर लॉग का प्रोसेस जनरेट होता है। ओके, तो ये सी इज़ अ राइट आंसर। देन 138, लाइनिंग ऑफ इरिगेशन कैनाल। ऑप्शन ए, इंक्रीज द वाटर लॉगिंग एरिया, decrease the water logging area, then option C, does not change the water logging area, then option D, none of above। तो क्या होता है फ्रेंड्स? इंक्रीज द वाटर लॉगिंग एरिया नहीं होता, डिक्रीज द वाटर लॉगिंग एरिया। फिर सी, डज नॉट चेंज वाटर लॉगिंग एरिया, देन हमारा हमारा फिर बोलता है नन ऑफ अबव। तो इसमें राइट आंसर होता है डिक्रीज द वाटर लॉगिंग एरिया। वाटर लॉगिंग एरिया हमारा कम रहता है। उसकी पूरा सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा है कि कैनल की लाइनिंग से क्या होता है। तो एडवांटेज और फ्रेंड्स मैंने डिसएडवांटेज लिखा है, सॉरी डिसएडवांटेज मैंने नहीं लिखा, पर एडवांटेज